हेलो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके पहले हम 42 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं पराशर किसे कहते हैं। पराशर किसे कहते हैं आपके एग्जाम के लिए राम बार क्वेश्चन है। तो देखिए वैसी प्रक्रिया जिसमें टनु विलयन का विलायक और पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करते हैं उसे पराशर कहा जाता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें टनु विलयन का विलायक और पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करता है उसी को पराशर कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। वैसी प्रक्रिया जिसमें टनु विलयन का विलायक और पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करता है उसे पराशर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉल का नियम से क्या समझते हैं। रॉल का जो नियम होता है उससे क्या समझते हैं। तो देखिए किसी टनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, इसी को रॉल का नियम कहा जाता है। किसी टनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन के मूल प्रभाज के विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, इसी को रॉल का नियम कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबरिया में आपके बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। किसी टनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, इसी को रॉल का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उल्टा पराशर से क्या समझते हैं। उल्टा पराशर से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा विलयन पर पराशर दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो पराशर की क्रिया उल्टी हो जाती है, जिसे उल्टा पराशर कहते हैं। देखिए विलयन पर पराशर दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो पराशर की जो क्रिया होती है वह उल्टी हो जाती है, तो इसी को उल्टा पराशर कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए सभी बच्चे क्या करते हैं पराशर का परिभाषा रट जाते हैं, लेकिन उल्टा पराशर का परिभाषा नहीं रटते हैं। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है उल्टा पराशर किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। विलयन पर पराशर दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो जो पराशर की क्रिया होती है वह उल्टी हो जाती है, तो इसी को उल्टा पराशर कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत अपघट्य से क्या समझते हैं। वैद्युत अपघट्य से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा वैसा यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है उसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। वैसा यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, मतलब विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में अगर विद्युत का संचालन करता है तो उसको वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा NaCl, NaCl हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ETC मतलब और भी है। तो आप लोग 2 एग्जाम्पल को याद रखिएगा NaCl और HCl। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत ऑन अपघट्य क्या है। वैद्युत ऑन अपघट्य क्या है। देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था वैद्युत अपघट्य क्या है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऑन अपघट्य पूछा है, मतलब उसका उल्टा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में विद्युत का कुचालक होता है उसे वैद्युत ऑन अपघट्य कहते हैं। वैसा यौगिक जो जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक का मतलब हुआ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसी को हम लोग विद्युत का कुचालक कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में विद्युत का कुचालक होता है उसे वैद्युत ऑन अपघट्य कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा चीनी यूरिया हो गया, जैसे में चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ये सब का होता है वैद्युत ऑन अपघट्य होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आप लोग का जितना क्वेश्चन कराया जाएगा सब एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा समन्वय संख्या किसे कहते हैं। समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा
किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाले सबसे निकटस्थ कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। देखिए, किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट जो कण की संख्या होता है उसी को समन्वय संख्या कहते हैं। देखिए, किसी भी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट जो कण की संख्या होता है उसी को समन्वय संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सौर सेल से क्या समझते हैं? सौर सेल से क्या समझते हैं? सौर सेल से क्या समझते हैं? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, सौर सेल क्या होता है? एक ऐसा युक्ति होता है, मतलब एक ऐसा युक्ति होता है जिसमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसी को सौर सेल कहा जाता है। सौर सेल क्या होता है? तो एक ऐसा युक्ति होता है जिसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसी को सौर सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फेरो चुंबकीय पदार्थ से क्या समझते हैं? फेरो चुंबकीय पदार्थ से क्या समझते हैं? ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी अणुचुंबकीय होते हैं। फेरो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनमें अस्थायी चुंबक को उत्पन्न किया जा सकता है। देखो, फेरो चुंबकीय में ना अस्थायी चुंबक को उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इनका जो चुंबकत्व होता है वह गायब नहीं होता है। देखिए, फेरो चुंबकीय क्या होता है? अणुचुंबकीय होता है और इनमें अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इसका जो चुंबकत्व होता है वह गायब नहीं होता है। इसी को हम लोग फेरो चुंबकीय कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, Fe हो गया, Cr2 हो गया, ETC हो गया। तो आप लोग 2 एग्जाम्पल को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एंटी फेरो चुंबकीय क्या है? एंटी फेरो चुंबकीय क्या है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जब चुंबकीय आघूरों का द्विग निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूरों का योग 0 हो जाए, तब एंटी फेरो चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय आघूरों का द्विग निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूरों का जो योग होता है वह 0 का मतलब हो गया 0 हो जाए, तब उसको एंटी फेरो चुंबकीय कहा जाता है या उत्पन्न होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जब चुंबकीय आघूरों का द्विग निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूरों का योग 0 हो जाए, 0 मतलब 0 हो जाए, तब उसको एंटी फेरो चुंबकीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जलीय विलयन और अजलीय विलयन में अंतर बताएं। देखिए, जलीय विलयन और अजलीय विलयन में अंतर लिखना है। तो देखिए, वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में होता है उसे जलीय विलयन कहा जाता है। वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में होता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। और इसका जो अपोजिट आंसर होगा ना वही अजलीय विलयन का परिभाषा हो जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा, वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं होता है उसको अजलीय विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं होता है उसको अजलीय विलयन कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में होता है जलीय विलयन कहलाता है, और जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं होता है उसको अजलीय विलयन कहा जाता है। तो देखिए, आप लोग का टोटल 52 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और देखिए, आप लोग का टोटल 120 को केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा देंगे। और आपके परीक्षा में जितने प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।